हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी आप सभी का पार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल वाले सेक्शन में हम सब ने मॉक टेस्ट 17 को हम लोग पढ़ लिए थे और आज बारी है यहां पर मॉक टेस्ट यहां पर 18 को पढ़ने की, जिसमें मॉक टेस्ट 17 में मैंने आप सबको यहां पर एक होमवर्क यहां पर दिया था। आप सभी जानते हैं मैंने आप लोगों को दिया था दोस्तों, यहां पर डांगी एक फोल्क डांस है और ये डांगी फोल्क डांस किस राज्य में किया जाता है। मैंने आप लोगों को चार ऑप्शन दिए थे, हिमाचल प्रदेश, जे-एंड-के, सिक्किम और त्रिपुरा। इसका राइट ऑप्शन होना था यहां पर हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल इसका राइट आंसर था। और यहां पर आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हम लोगों को देख रखा है भारत की यहां पर इकलौती, यहां पर एकमात्र सहनाई वादक कौन है, आप लोगों को देके रखा है। और चार ऑप्शन आप लोगों को देके रखा है, गोहर जान, बिनोदिनी दासी, बागेश्वरी या रसुलन बाई। कौन है दोस्तों भारत की इकलौती शहनाई वादक? क्या आप लोग जानते हैं इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यदि बात करेगा भारत की यहां पर एकमात्र सहनाई वादक महिला के बारे में, सहनाई वादक महिला के बारे में, तो दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा यहां पर? बागेश्वरी कमर। क्या होगा? बागेश्वरी यहां पर राइट आंसर होगा। और कौन कौन फेमस है दोस्तों सहनाई वादक से? तो यहां पर जवाब होगा बिस्मिल्लाह खां। कौन होगा दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां साहब। बिस्मिल्लाह खां साहब है। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, भारत रत्न कब दिया गया? आप सबको मुझे जवाब देना है। दोस्तों पूछ सकता है बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? मेरा प्रश्न यह है। तो आप सभी जानते हैं कि 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। वहीं पर सवाल ये पूछ सकता है कि इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया दोस्तों? तो जवाब होगा कि पद्म विभूषण इन्हें 1980 में दिया जा चुका था। सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वरी। ठीक है दोस्तों, और सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और सेकंड प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेते लोगों के वैष्णव मत से यहां पर जुड़ा हुआ है? और मेते लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है कौन सा ऐसा नृत्य है दोस्तों? यहां पर छऊ दे के रखा है, सत्रिया दे के रखा है, कुचिपुड़ी दे के रखा है और यहां पर मणिपुरी दे के रखा है। आप लोगों को यहां पर देख रखा, क्या होगा राइट आंसर? दोस्तों आप लोग सत्रिया के बारे में जानते होंगे कि कौन कौन से फेमस व्यक्ति हैं सत्रिया क्लासिक, यहां पर क्लासिकल डांस है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा गुरु जतिन स्वामी का, गुरु जतिन स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहीं पर आप लोगों ने श्री मता शंकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, श्री मता शंकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये दोनों व्यक्ति कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो जवाब हो जाएगा सत्रिया, यहां पर क्लासिकल डांस जुड़े हुए हैं। वहीं पर यदि ये प्रश्न पूछ लेगा कि सत्रिया ये जो शास्त्रीय नृत्य है, इसी शास्त्रीय नृत्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या दिया जाएगा दोस्तों? तो यहां पर जवाब होगा स्थापना का श्रेय किसे दिया जाएगा? तो जवाब होगा श्री मता शंकर। कौन को दोस्तों? श्री मता शंकर को सर ये सत्रिया क्लासिकल डांस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यहां पर मणिपुरी दे के रखा है और हम लोगों से मेते लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ। इस सवाल का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? मणिपुरी। सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होना चाहिए। देखिए ये पूरी से कौन कौन संबंधित है? तो जवाब होगा कि सविता मेहता, सविता मेहता। वहीं पर यहां पर हम लोग देखेंगे बिंबावती। कौन दोस्तों? बिंबावती देवी। ये दोनों बेसिकली क्लासिकल डांस मणिपुरी से संबंधित है। कुचिपुड़ी हम लोगों को देख रखा है, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा यहां पर अपर्णा सतीशन, अपर्णा सतीशन आप लोगों को याद रखना, सतीशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वही यहां पर राधा रेड्डी, राधा रेड्डी का नाम आप लोग यहां पर याद कर सकते हैं। तो ये दोनों इस क्लासिकल डांस से संबंधित हो जाएगी। हम लोगों से पूछा है मैतेय लोगों के वैष्णव, तो जवाब होगा दोस्तों मणिपुरी। इस सवाल का राइट आंसर यहां पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल नंबर 2 को हम लोगों ने पढ़ लिया है और आप सवाल नंबर 3 की बारी है। और सवाल नंबर 3 हम लोगों को देके रखा है कि संगीत के दिग्गज यहां पर पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से कौन सी शैली के लिए यहां पर फेमस है?
यानी पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पंडित रविशंकर कौन है। तो पंडित रविशंकर भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं, सितार वादक रहे हैं, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों से प्रश्न ये पूछा है एग्जामिनर ने कि कौन सी शैली के लिए यह जाने जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर शास्त्रीय वादन से, शास्त्रीय गायन से। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप लोग जानते हैं कि ये शास्त्रीय वादन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पर कि पंडित जो रविशंकर थे, पंडित रविशंकर थे, तो पंडित रविशंकर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? आप लोगों को याद होना चाहिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? तो जवाब हो जाएगा 1992 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। मैं बात करूंगा कि भारत रत्न अवार्ड कब मिला? भारत रत्न इन्हें पुरस्कार कब मिला? तो 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था। मैं बात करूंगा यहाँ पर पद्म विभूषण पुरस्कार इनको कब मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला पंडित रविशंकर जी को? तो जवाब हो जाएगा 1981 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं बात करूंगा इन्हें संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? संगीत नाटक अकादमी इन्हें कब दिया गया? तो जवाब हो जाएगा 1962 में। और पंडित रविशंकर के बारे में आप लोगों को याद रखना है, यह भारत के पहले संगीतकार थे जिन्हें यहाँ पर 1967 में ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ग्रैमी पुरस्कार इन्हें सबसे पहले भारत में संगीत के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। ये इतना आप सबको यहाँ पर याद होना चाहिए। हम लोगों से पूछा था कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर किस संगीत की किस शैली से जुड़े हुए? तो ये शास्त्रीय वादन से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या दे के रखा है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है कि लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ये जो ढेमसा है, यह ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? आप लोगों से पूछा है ढेमसा किस राज्य की विशेषता माना जाता है। और चार ऑप्शन आप लोगों को देकर रखा है, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन ये आप लोगों का उड़ीसा हो जाएगा, और त्रिपुरा। किस राज्य की प्रमुख विशेषता यह माना जाता है? आप लोगों को जवाब देना होगा। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र दे के रखा है, तो महाराष्ट्र के कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कुछ फोल्क डांस पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर तमाशा महाराष्ट्र का एक लोग यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ये तमाशा तमाशा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वहीं हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं एक काली फोल्क डांस के बारे में, वहीं हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लावणी फोल्क डांस के बारे में। ये सभी महाराष्ट्र से संबंधित है। हम लोगों से पूछा है ढिमसा लोक नृत्य, तो ढिमसा लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। यह आपका उड़ीसा का भी माना जाता है। ये जो ढिमसा है दोस्तों, या आपका उड़ीसा का माना जाता है। और सेकंड नंबर पर ये आंध्र प्रदेश में भी, दोनों राज्यों में ये ढिमसा लोक नृत्य, यहाँ पर टेमसा लिखा हुआ है, टेमसा ये जो नृत्य है ये किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यानी राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर यहाँ पर हम सबके पास में एक राज्य हिमाचल प्रदेश दे के रखा है। आप लोगों को कोई से दो यहाँ पर नृत्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखो क्या क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा डेमन। क्या हो जाएगा? डेमन आप लोगों को फेमस है, ये आप लोगों को याद रखना है। और वहीं पर एक याद रखना है चोलम्मा। क्या याद रखना दोस्तों? चोलम्बा। चोलम्बा याद रखना है। और आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का और एक नृत्य चोलम्बा और एक डेमन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है कि मंगलोर की संधि ब्रिटिश यहाँ पर देश के बीच यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि शासक के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। और मुख्य रूप से मंगलोर की संधि हुआ था तब की वह एग्जामिनर बात कर रहा है। तो जवाब क्या हो जाएगा? अखरोट के नवाब, टीपू सुल्तान, हैदराबाद के निजाम, या बाजीराव द्वितीय। सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टीपू सुल्तान। इस सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रहा है कि टेगा किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का यहाँ पर एग्जाम्पल है। और चार ऑप्शन आप लोगों को देख रखा है यहाँ पर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र, और फिर उसके बाद में यहाँ पर वन पारिस्थितिक तंत्र, टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र, या मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो चार ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दे के रखे हैं। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? और देखो टेगा के बारे में पूछा है, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं टेगा ये प्रकार के पारिस्थितिक पेड़ों के बारे में। तो राइट आंसर होना चाहिए वन पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल यह माना जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर दोस्तों होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रहा है, देखो ब्रह्मगुप्त के कुटक और खुट्टाग्रता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके के लिए किया गया था। यानी ये जो दोनों टर्म्स आप लोगों को देख रखे हैं, यह दोनों टर्म्स का प्रयोग उसने किसके द्वारा लिए किया गया था। चार ऑप्शन आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, या फिर आप लोगों का अर्थमेटिक के लिए शब्द प्रयोग किया था। तो जवाब हो जाएगा कि ब्रह्मगुप्त ने बीज गणित के लिए इन दोनों टर्म्स का प्रयोग किया था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रहा है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में कहा था कि ब्रिटिश में कैबिनेट में एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? कौन से राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? सवाल का राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोगों को देख रखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, रेगुलेटिंग यहाँ पर एक्ट 1773, और चार्टर एक्ट यहाँ पर 1853। यानी वो वाला एक्ट जहां पर भारत में एक राज्य सचिव की नियुक्ति होना था, राज्य सचिव की यहाँ पर नियुक्ति होना था। हम लोगों से यह प्रश्न पूछा है। और भारत का पहला राज्य सचिव कौन हुआ था? तो लॉर्ड यहाँ पर स्टेनी को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। स्टेनी भारत में पहला राज्य सचिव हुआ था। और ये कौन से वाले अधिनियम के तहत हुआ था? तो जवाब होगा दोस्तों यह भारत शासन एक्ट, भारत शासन आप लोगों को एक्ट 1858 यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और क्या हुआ था दोस्तों? तो और आप लोगों को पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का पद था, गवर्नर जो जनरल का यहाँ पे पद था, इसी गवर्नर जनरल के पद को अब इन लोगों ने इसी एक्ट के तहत वायसराय कर दिया था। वायसराय यहाँ पर इन लोगों ने कर दिया था। और वहीं पर यहाँ पर मुगल वंश, यहाँ पर मुगल वंशानुग यहाँ पर ये मुगल वंश के जितने भी पद थे उन सबको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। इतना आप लोगों को इसके तहत याद रखना है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1800 यहाँ पर 58 सवाल का राइट आंसर होगा। यानी राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रखा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे के रखा है। आप लोगों को क्या याद होना चाहिए? यही वाले एक्ट में सबसे पहले भारत में सुधार के लिए कुछ, यानी जो पहला भारत में एक्ट पारित किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग ये एक्ट था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये कब आया था? 1773 में आया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों? जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जो जनरल है वो बना दिया गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो जवाब होगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स का आप लोगों को यहाँ पर ये लिखा है, हेस्टिंग्स का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। इतना सारा ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, बाइकॉट का नारा दिया था। तो कौन सा वो अधिवेशन था आप लोगों से पूछा है। और क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर?
बाइकॉट का नारा पूछा है, और बाइकॉट का नारा कौन से अधिवेशन के तहत दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि मद्रास यहाँ पर अधिवेशन 1927 में यह स्लोगन, यह जो नारा था यह दिया गया था। यानी राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर कब हुआ था, तो जवाब होगा 1885 में, और ये बंबई में हुआ था। और पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और क्या याद कर सकते हैं आप यहाँ पर दोस्तों? तो आप लोगों को याद ये यहाँ पर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग सारे एक साथ अभी पढ़ नहीं सकते। आप लोगों को 41वां ये आपका अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा ये कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था 1925 में। और ये जो अधिवेशन था यहाँ पर सरोजनी नायडू यहाँ पर अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। और यह कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में पहली यहाँ पर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हम लोगों से पूछा था साइमन के लिए बाइकॉट का नारा, तो जवाब हो जाएगा ये आपका मद्रास अधिवेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? वो देख रखा है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा तथ्य यहाँ पर गलत है। कौन सा तथ्य गलत हो, यहाँ पर गलत है, आप लोगों से पूछा है। और चार ऑप्शन हम लोगों को दे के रखा है। पहला हम लोगों को दे के रखा है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। आप लोगों से सवाल पूछा है। और आप सभी जानते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वह भारत का उपराष्ट्रपति क्यों ना हो, इन दोनों के चुनाव में यहां पर विधानमंडल नहीं विधानसभा से होते हैं। और मुख्य तौर पर तो केवल राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ही भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें। और यहां पर इसने एक शब्द दे दिया हम लोगों को विधानमंडल, जो कि ये यहां पर नहीं होना। देखिए यहां पर इसने दिए कर रखा है राज्य विधानमंडल के सदन इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। ये बात बिल्कुल सही है, यह बात गलत नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑप्शन देके रखा है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये वाला ऑप्शन देके रखा है, यह बात बिल्कुल सही है। हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल क्रमांक 60 यहाँ पर 4 के तहत वह यह जो भारत का यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होता है, यही वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। पदेन सभापति भी होता है, इतना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यानी यह बात भी बिल्कुल सही बोली है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही होगा। ये भी हम लोगों से गलत पूछा है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। बिल्कुल सर, 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हम लोगों को यहाँ पर दे के रखा है, देखिएगा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसे पद से हटाया जा सकता है। यह बिल्कुल गलत है। वह राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर इनको पद से हटाया जा सकता है, इतना आप लोगों को याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, हम लोग यहाँ पर आर्टिकल क्रमांक 63 में पढ़ते हैं भारत का उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आप लोग यहाँ पर आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर ये आपके आर्टिकल क्रमांक 64 में क्या है? दरअसल ये भारत में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आप लोगों को याद रखना है। और क्या बन सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वहीं पर आप लोगों को याद रखना है कि आर्टिकल क्रमांक 16 में यदि भारत का राष्ट्रपति उनके पद पर वर्तमान में नहीं है, तो यह भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। और यह कब, तो जवाब होगा ऐसा कब होगा, जब भारत का राष्ट्रपति दरअसल उनके पद पे नहीं हो, तब भारत का उपराष्ट्रपति उनके पद पर बैठ सकता है। ऐसा कहां पर दे के रखा है? आर्टिकल क्रमांक 65 में हम लोगों को यहां पर दे के रखा है। मैं पूछ लूंगा कि भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति व भारत के उपराष्ट्रपति का जब चुनाव है और इन दोनों के चुनाव में जब कोई विवाद यहाँ पर खड़ा होता है तो यहाँ पर अंतिम फैसला किसका होगा? तो जवाब होगा कि यहाँ पर अंतिम फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता है। और सर ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यहाँ पर आर्टिकल क्रमांक 71 में ऐसा विदित है, ऐसा लिखा हुआ है। इतना सब आप लोगों को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूरी डिटेलिंग याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? हम लोगों को देख रखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर यदि अनुपस्थित है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहले तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जब हम लोग बात करते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त यहाँ पर अधिवेशन की बात करते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संसद का एक संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर हो सकता है? तो जवाब हो जाएगा कि आर्टिकल क्रमांक यहाँ पर 108 में लिखा होता है। और जब भी संसद की संयुक्त अधिवेशन बैठती है तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके माध्यम से होती है? तो जवाब होता है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है उनके माध्यम से होती है। अब यहां पर बोला गया है लोकसभा के अध्यक्ष उनके पद पर नहीं अनुपस्थित है और यहाँ पर उपाध्यक्ष सर भी यहाँ पर अनुपस्थित है, दोनों ही अनुपस्थित है। इन दोनों के बाद ये जो संयुक्त अधिवेशन बैठती है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके माध्यम से यहां पर की जाएगी? हम लोगों से अब ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए पहला ऑप्शन हम लोगों को देख रखा है राज्यसभा के सभापति के द्वारा, और राज्यसभा का सभापति हम लोग देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को भी हम लोगों ने देखा था। राज्यसभा का कोई वरिष्ठतम यहाँ पर अध्यक्ष करता है, ये सेकंड ऑप्शन है। या राज्यसभा का यहाँ पर देख रखा है उपसभापति हम लोगों को यहां पर देख रखा है, या लोकसभा कोई भी वरिष्ठतम यहां पर जो मेंबर होता है वो यहां पर इस बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए मान लीजिएगा यह व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का ये अपने पद पे नहीं है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी यदि अपने पद पे नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो जवाब हो जाएगा ये राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। इतना आप लोगों को इसके बारे में याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहां पर क्या देख रखा है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच का जो हिमालय का पारदेशिक क्षेत्र है, और इस पारदेशिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आप लोगों से पूछा है, याद है आप लोगों को? चलिए हम लोगों से पूछा है काली और तीस्ता रिवर, काली और तीस्ता के बीच में हिमालय का पारदेशिक भाग। देखिए पहली बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने हिमालय का पारदेशिक भाग मुख्य रूप से 4 प्रकार से किया है, 4 प्रकार से किया है। हम लोगों को अभी वर्तमान में पूछा है काली और तीस्ता को लेकर, किसको लेकर? काली और तीस्ता को लेकर हम लोगों से यहां पर प्रश्न पूछा है। तो क्या होगा इस सवाल कि ये पंजाब हिमालय पड़ता है। देखिए पंजाब जो यहाँ पर हिमालय है, ये आप लोगों को याद रखना है कि यह सिंधु व जो सतलज रिवर वाला जो भाग है उस वाले हिमालय को हम लोग यहाँ पर पंजाब यहाँ पर हिमालय बोलते हैं। हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है नेपाल हिमालय, और इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए नेपाल हिमालय, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेपाल यहाँ पर हिमालय की बात की है, जो कि दरअसल काली, यहां पर काली व जो तीस्ता रिवर है इन दोनों के बीच का यह क्षेत्र पड़ता है। इतना आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। कुमायूं यहाँ पर हिमालय हम लोगों को यहाँ पर देख के रखा है। ये जो कुमायूं हिमालय है ये किसके बीच का क्षेत्र होगा? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब देना है दोस्तों। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों को असम हिमालय देख के रखा है, और ये असम हिमालय यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि तीस्ता व जो दिहांग नदी है, तीस्ता और जो दिहांग का बीच का क्षेत्र है उस वाले हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जवाब हो जाएगा ये आप लोगों का असम हिमालय। और यही पारदेशिक आधार पर 4 प्रकार से यह होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है कि ये वाला जो हिमालय पड़ता है इसके बीच की 2 प्रमुख नदियों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना
चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से क्या पूछा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से यहाँ पर ये पूछा है, प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति, यहाँ पर केएम में हम लोग पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रति केएम में सर्वाधिक हम लोगों को जनसंख्या घनत्व देखने देखने को मिलता है। ठीक है, और चार ऑप्शन देके रखा है यहाँ पर प्रमुख रूप से गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? और आप सभी जानते हैं यदि हम प्रति किलोमीटर की यदि हम लोग बात करते हैं, प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात होगी, तो जवाब क्या होगा दोस्तों? तो जवाब में यहाँ पर होना पड़ेगा दोस्तों झारखंड। इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, यानी राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का राइट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देख रखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है? केवल 17 वर्ग प्रति किलोमीटर हम लोगों को देखे रखा है। चार ऑप्शन हम लोगों को देख रखा है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों का असम, नागालैंड, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप लोगों को यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या जो घनत्व है, जनसंख्या जनसंख्या जो घनत्व है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, और होगा कितना? 17 वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग में रहने वाले 17 व्यक्तियों की यहाँ पर संख्या। अब आइए 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ की पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिएगा हम लोग बाल लिंगानुपात पढ़ते हैं, बाल यहाँ पर लिंगानुपात लिंगानुपात पढ़ते हैं, और बाल लिंगानुपात जो यहाँ पर सेट किया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए। अब मेरा प्रश्न है कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत का जो बाल लिंगानुपात कितना था? बाल यहाँ पर लिंगानुपात के बारे में पूछा है। 2001 की जनगणना के अनुसार क्या था हम लोगों से यदि पूछेगा, तो जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 927 हो जाएगा। वहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार यदि पूछेगा कि बाल यहाँ पर लिंगानुपात किस राज्य का सर्वाधिक होगा, बल मैं माफी चाहूंगा, भारत का यहाँ पर कितना होगा? तो 919 होगा। वहीं पर बात करूंगा सर्वाधिक भारत के किस राज्य का होगा लिंगानुपात, जो बाल लिंगानुपात है, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, बाल यहाँ पर लिंगानुपात किस यहाँ पर राज्य का होगा? मेरा आप लोगों से प्रश्न है किस राज्य का यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला? तो यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा कि हमें अरुणाचल प्रदेश का हम लोगों को देखने को मिला। और यहाँ पर था कितना दोस्तों? 972 हम लोगों को देखने को मिलता है। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है सबसे कम कहाँ का देखने को मिला, तो जवाब हो जाएगा हरियाणा। कहाँ का देखने को मिला? हरियाणा का देखने को मिला। और था कितना दोस्तों हरियाणा का? यदि यदि सवाल पूछेगा तो 834 था। कितना दोस्तों? 834। ये डाटा आप लोगों को इतना सारा याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों से यहाँ पर पूछा है, सवाल नंबर 15 हम लोगों से पूछा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल जो यहाँ पर ट्रीटी हुआ था, संधि हुआ था, और ये संधि की मतलब ये संधि का वर्ष कौन सा था आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। यहाँ पर 19 दिसंबर 1960, 12 नवंबर 1959 में, 16 दिसंबर 1963। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? देखिए आप लोग सभी जानते होंगे कि यहाँ पर 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहाँ पर आयूब खान। कौन दोस्तों? आयूब खान। इन इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से हमें यहाँ पर सिंधु जल संधि, यहाँ पर सिंधु जो यहाँ पर डिस्प्यूट था, और इस यहाँ पर सिंधु जल विवाद हम लोगों, सिंधु जल संधि हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों टोटल किया गया था 6 रिवर के बारे में, एक नदी के बारे में नहीं, कुल मिलाकर 6 नदियों के बारे में हम लोगों को संधि देखने को मिलती है। यानी इस संधि के अनुसार यहाँ पर सिंधु के बाद आप लोगों को याद रखना पड़ेगा झेलम,
और झेलम के बाद आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा चिनाब रिवर। ये जो प्रमुख 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों के पानी का 80% पाकिस्तान प्रयोग करेगा, पाकिस्तान ये प्रयोग करेगा, और जबकि 20% का पानी का उपयोग कौन कर सकेगा, केवल भारत कर सकेगा। इतना याद होना चाहिए। वहीं पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रावी रिवर, रावी रिवर के यहाँ पर हम लोग देखेंगे सतलज, और सतलज के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर व्यास नदी। इन तीनों के 80% का पानी का प्रयोग कौन कर सकेगा, भारत कर सकेगा। और ये 1960 में हुई थी। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर आयूब खान। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देखा है कि फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी दिए जाने के लिए कौन से कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये एक फुटबॉल मैच है, और उस फुटबॉल मैच में यदि चेतावनी देना है तो चेतावनी कौन से यहाँ पर कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। देखो बात करेगा, कोई कोई भी यदि फुटबॉल मैच होता है और उस फुटबॉल मैच में यदि किसी भी खिलाड़ी को चेतावनी देनी है तो हम लोग पीले कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से कार्ड का प्रयोग करेंगे, पीले कार्ड का यहाँ पर प्रयोग हो सकेगा। इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। यदि मैंने यहाँ पर लाल कार्ड का प्रयोग कर लिया, कौन से कार्ड का, लाल कार्ड का प्रयोग कर लिया, तो उस खिलाड़ी को, जो भी खिलाड़ी खेल रहा है उस खिलाड़ी को मैदान से बाहर करता है, ये मैदान से बाहर कर देता है। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। तो पीला कार्ड का प्रयोग होता है किसी भी खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, इतना याद होना चाहिए। हम लोग क्या पढ़ चुके, पीले कार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। पीला कार्ड यहाँ पर जो चेतावनी देने के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और लाल कार्ड का होता है वो मैदान से बाहर करने के लिए दिया जाता है। मेरा ये प्रश्न है, यदि नीले कार्ड का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप सबको यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या देख रहा है, देखिए 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला सुधीरमन कब, सुधीरमन कब किस खेल से संबंधित है। और यह कब जो है, ये 2 वर्षों में एक बार, यानी 2 वर्षों में एक बार इसका आयोजन होता है। और ये जो सुधीरमन कब है, सुधीरमन जो कब है, और ये सुधीरमन कब किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, हॉकी से, या शूटिंग से। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप लोगों को बताना है। यानी सुधीरमन कप का संबंध किससे होगा, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए यदि सुधीरमन कप के बारे में पूछा है और बैडमिंटन से रिलेटेड, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। वहीं यहाँ पर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एक सोफिया कप भी होगा। कौन सा कप होगा दोस्तों, सोफिया कप भी, सोफिया कप भी सवाल का राइट आंसर होना चाहिए। और यहाँ पर एक होगा थॉमस कप। कौन सा कप होगा, थॉमस कप। ये तीनों कप मुख्य रूप से बैडमिंटन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किससे दोस्तों, बैडमिंटन से ये जुड़े हुए हैं। इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। यानी सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, देखो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि राइटर कप किस कौन से खिलाड़ी को दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर राइटर कप किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल से, बास्केटबॉल से, ताश से, या फिर गोल्फ से। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर। यानी राइटर कप के बारे में हम लोगों से यहाँ पर पूछा है, राइटर कप कौन से खेल से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि राइटर कप जो होगा वो आप लोगों का, एक कप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, वाकर कप, और यहाँ पर डन हीप कप। कौन सा कप, डन हीप कप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक होगा दोस्तों राइटर कप। कौन सा, राइडर कप। और एक सोकिया कप। कौन सा कप दोस्तों, सोकिया कप। ये सभी कप कौन से खेल संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा ये सभी खेल गोल्फ से संबंधित होंगे। कौन से खेल से, गोल्फ से संबंधित होंगे। यानी राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन सी है।
पहली महिला सर जो क्या है कि हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें सर यहाँ पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा, यही राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो क्या याद होना चाहिए, पहली बात वो होगा कि खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेलों के क्षेत्र में देखा जाएगा तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा माना जाएगा, यही माना जाएगा। आप लोगों को याद होना चाहिए ये जो राजीव गांधी खेल रत्न था, राजीव गांधी जो खेल रत्न है, और ये राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 1991 और 1992 में हुआ था। बात ये करेगा कि इसका नाम आज वर्तमान में क्या है, तो जवाब हो जाएगा मेजर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आज वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। अब प्रश्न ये पूछेगा कि पहले खिलाड़ी कौन थे, पहले पुरुष खिलाड़ी कौन थे, पहले पुरुष खिलाड़ी कौन थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पर विश्वनाथ आनंद। कौन थे दोस्तों, विश्वनाथ आनंद ये पहले खिलाड़ी थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। वही बात यहाँ पर बात करें कि पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, पहली महिला खिलाड़ी कौन थी, तो यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए मल्लेश्वरी। कौन होगा, मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली यहाँ पर मल्लेश्वरी मैम को सबसे पहले पहली महिला खिलाड़ी जिसको दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। और हम लोगों से पूछा है कि हॉकी खिलाड़ी कौन थी, देखिएगा हॉकी खिलाड़ी हम लोगों से पूछा है, और हॉकी खिलाड़ी कौन हो जाएगी, हॉकी खिलाड़ी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रानी रामपाल, यानी रानी रामपाल को सबसे पहले यह दिया गया था। अब आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए ये जो मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है दोनों, इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो राशि आप लोगों को याद रखना है कि 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और मेरा आप सबसे यह प्रश्न है कि यह जो पुरस्कार है वह सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर यह पुरस्कार कब दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आप सबको मुझे इसका जवाब देना है कि यह जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है या फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में हम लोग दे रहे हैं, और यह होमवर्क में सवाल यह है कि जो चोल साम्राज्य का एक मंदिर का उदाहरण कौन सा है। और चोल साम्राज्य से पूछा है कि चोल साम्राज्य का एक प्रमुख उदाहरण है बादामी गुफा, चेन्नाकेश्वर मंदिर, यहाँ पर आप लोगों का ऐरातेश्वर मंदिर, या फिर जवाब हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।